वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र लिखते हुए उच्च वेतन पर मामलों को समय पर नहीं निपटाने पर जो देरी हो रही है उसी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और उनके आयुक्त ने क्या कहा इसको लेकर, क्या इसके लिए आगे के लिए राह निकल कर आती है और क्या उनके बयान से, उनके निर्देश से समय सीमा पर कार्य हो पाएगा, तो इसी को लेकर हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र लिखते हुए उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को समय सीमा पर निपटाने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। इस पत्र में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्ण मूर्ति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद अधिकांश फील्ड ऑफिस मामलों को तय सीमा पर निपटाने में जो देरी हो रही है वह क्यों हो रही है, उसकी क्या प्रमुख उद्देश्य है, इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि उच्च वेतन पर मुख्य पेंशन मामलों में देरी, इसके प्रमुख क्या मुद्दे हैं। कि ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा जनवरी 17 को लिखे गए पत्र में कहा है कि कई सर्कुलर व निर्देश जारी करने के बावजूद उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदनों के निपटारे में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। और मुख्यालय ने अब फील्ड ऑफिसों के लिए नई सीमाएं तय की गई है। किस प्रकार से कि जिनके पास ज़्यादा आवेदन है उनको कम सीमा दी गई है और जिनके पास ज़्यादा आवेदन है उनको और अधिक लंबी समय सीमा दी गई है अपने कार्य को समय पर निपटाने के लिए। जैसे कि जिन कार्यालयों के पास 5,000 से कम आवेदन है उनको अपने अंतिम समय सीमा 25 जनवरी 2025 तय की गई, यानी कि कल की तारीख। और अन्य सभी कार्यालयों के लिए समय सीमा 7 फरवरी 2025 है। अब पेंशन भुगतान का आदेश के लिए उनको समय सीमा दी गई है, तो वो है 24 जनवरी 2025, यानी कि आज तक की तारीख उनको दी गई है। और इसी समय सीमा के भीतर उनको अपने सभी आवेदनों का कार्य कंप्लीट करके सबमिट करवाना होगा। अब हम बात करें कि प्रगति की समीक्षा व मंत्रालय की भूमिका, यानी कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उच्च वेतन पर पेंशन मामलों की स्थिति की नियमित समीक्षा की है। कैसे कि पिछले महीने 1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और 21,000 डिमांड लेटर्स जारी किए गए। उसके बाद श्रम मंत्रालय के अनुसार मामलों के निपटारे की संख्या में अब 58,000 की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के कार्यकारी समिति ने सुझाव दिया है कि मामले में तेजी लाने के लिए नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाए और संयुक्त विकल्पों के सबमिशन में सुधार किया जाए, जिसके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। अब हम बात करें कि इसमें प्राथमिकता में बदलाव की जरूरत है। किस तरह से कि अधिकारियों ने कहा कि वे यूएनए सक्रियकरण व पेंशन मामलों को उच्च प्राथमिकता दें। इससे क्या होगा कि कार्य एक ही मुद्दा बार बार नहीं उठेगा और कार्य समय पर पूरे होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अनावश्यक मुद्दों को आपको बार बार उठाने से बचना है और उन्हें तुरंत हल करने के लिए जो आपके क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं या जोनल कमिश्नर जो आपके साथ नियुक्त किए जाते हैं उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़कर आपको दिशा निर्देश लेना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो आपका समय पर सारे काम पूर्ण होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद उच्च वेतन पर पेंशन के लिए प्रोरेटा फॉर्मूला। तो प्रोरेटा फॉर्मूला क्या है कि जिनकी वेतन बहुत ही हाई है और जिनकी वेतन बहुत ही लो है उनकी वेतन गणना के नियम और उनको के समान तरीके से उनको आंकना, जिसकी वजह से भी समय की बचत होगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी है कि ईपीएस 1995 के अनुसार प्रोरेटा गणना दोनों प्रकार के पेंशन भोगियों, यानी कि वेतन सीमा के तहत वे उच्च वेतन वाले के साथ समान व्यवहार करती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी गणना को वैध माना है कि दोनों के साथ समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए। अब हम बात करें कि गणना का तरीका क्या है, तो गणना का एक तो तरीका होता है जब 1 सितंबर 2014 से पहले का, और एक है 1 सितंबर 2014 से बाद का, जो कि अभी लागू हो रहा है। यानी कि पेंशन योग्य वेतन वह होगा जो सेवा छोड़ने से पहले का उच्चतम मासिक वेतन होगा। यानी कि आपने 60 साल या 10 साल या 5 साल जितने साल आपने नौकरी की, उस समय जब आपने नौकरी छोड़ी तो तब आपका हाईएस्ट उच्चतम मासिक वेतन क्या था या मासिक सैलरी क्या थी। दूसरा, या आपको सेवा छोड़ने के 60 महीने पहले तक का औसत वेतन, यानी कि लगभग आपको इतना वेतन मिल रहा था। 60 महीनों का आपके जो भी वेतन मिलता है उसका औसत निकाला जाएगा और दोनों में जो कम हो वो आपको दिया जाएगा। अब हम बात करें कि 1 सितंबर 2014 के बाद की सेवा, यानी कि उक्त तिथि के बाद का उच्चतम मासिक वेतन। उक्त तिथि यानी कि 2014 के बाद का जो आपका उच्चतम मासिक वेतन, या तो वो या सेवा छोड़ने के पहले के 60 महीनों का औसत वेतन, दोनों में से जो भी कम हो वो आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। आगे की राह की अगर हम बात करें तो ईपीएफओ मुख्यालय ने उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को निपटाने के लिए सख्त समय सीमाएं तय की गई है। मंत्रालय व ईपीएफओ के प्रयासों का उद्देश्य इन मामलों को वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिकांश समय सीमा तक निपटाना है
और इन सुधारों से पेंशन भोगियों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है। व ईपीएफओ के प्रयास ये सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर लंबित सभी मामलों का निपटारा हो सके और सभी को राहत भरी चैन भरी सांस मिल सके। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स तक आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लग सके कि उनके लिए ईपीएफओ कार्यालय क्या कार्य करने जा रहा है, जिससे कि उनकी भी सहूलियत होगी और जो प्रशासन काम कर रहा है उनके काम में भी थोड़ा समय पर निपटारा हो सकेगा। तो धन्यवाद।